हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में अभी तक जो पढ़ाई किए उसमें इंट्रोडक्शन पढ़े और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखे। उसके बाद अब थर्ड में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें मैट्रिक्स जोड़ घटाव करना हम लोग सीखते हैं। तो कह रहा है लेकिन वो सीखने से पहले कुछ और टर्म्स हैं जो हम जान चुके समझ चुके, लेकिन उसको विधिवत लिख करके मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए ज़रा, क्या डिफरेंस बिटवीन अ मैट्रिक्स एंड अ डिटर्मिनांट। कह रहा है मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट में क्या अंतर है। जो समझे उन्हीं बातों को मैंने पॉइंट आउट कर दिया है कि मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकल सकता। डेफिनेशन में ही मेंशन है कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो सिर्फ सजावट है, अरेंजमेंट है। डिटर्मिनांट का वैल्यू हो सकता है, होता है, हो सकता भी नहीं बोलेंगे। तो कह रहा है कि इस बात को पहला पॉइंट लिखे, क्या मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ नंबर बट डिटर्मिनांट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ नंबर। पहला पॉइंट। सेकंड, कह रहा है कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम डिफरेंट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। जैसे रो मैट्रिक्स पढ़े एक रो कई कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स पढ़े एक कॉलम कई गो रो, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स पढ़े कॉलम ज़्यादा रो कम, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े जिसमें दोनों इक्वल होता है रो और कॉलम। तो कह रहा है कि इसमें रो और कॉलम इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी मैट्रिक्स में, जबकि डिटर्मिनांट में मस्ट है कि जितना रो उतना कॉलम। तो सेकंड में वही बात लिखे, इन मैट्रिसेस नंबर ऑफ रोज मे और मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, बट इन डिटर्मिनांट नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, एकदम मस्ट है। फिर देखें ऑन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। अब याद करो डिटर्मिनांट को। डिटर्मिनांट में प्रॉपर्टी था कि रो और कॉलम को आपस में बदल दे, उससे डिटर्मिनांट के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम बदल दें तो पूरा मैट्रिक्स ही बदल जाएगा। ठीक है, तो उस बात को थर्ड में मेंशन कर दिए कि ऑन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम मैट्रिक्स चेंजेस बट डिटर्मिनांट रिमेन्स सेम। कह रहा है कि मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बता चुके, बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट जैसा या फिर स्मॉल ब्रैकेट जैसा या फिर डबल लाइन वाला सिंबल। जबकि डिटर्मिनांट का मात्र इस तरह के था, जो मॉडुलस जैसा सिंबल देते हैं वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनांट को। कह रहा है कि इफ द डिटर्मिनांट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो पहले लिखवा चुका पिछले लेक्चर में कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकाला जा सकता है, और अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 0 हो जाए तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये डिटर्मिनांट में भी पढ़ाया था, इस पर क्वेश्चन भी वहाँ करवाए हुए हैं कि अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर हो और उसका डिटर्मिनांट निकालने पर 0 आ जाए तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद कह रहा है कि अगर 0 ना आए तो कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक डिटर्मिनांट जिसका वैल्यू 0 निकल कर आ जाए वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आगे पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो जाता है, बराबर कब होगा। हेडिंग लगा देंगे क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है। कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएगा, पहले दो के लिए डिफाइंड करें। कह रहा है कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस है, और टू मैट्रिसेस है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड ए बराबर बी होगा कब, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन बी। ऐसे समझते तो और बेहतर कि ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे से ऐसे दर्शाए, और बी भी एक मैट्रिक्स है जिसको ए जे आई ऐसे दर्शाए। कह रहा है कि ये दोनों इक्वल कब कहलाएगा,
तो कह रहा है कि A इक्वल टू बी जब AI J इक्वल टू BI J, यानी एकदम एलिमेंट्स डायरेक्टली आइडेंटिकल हो जाए तभी दोनों को इक्वल कहेंगे। जैसे और कोई एग्जांपल ले लें 1 0 -1 4 5 10, तो A इक्वल टू B इक्वल टू भी सेम होना चाहिए 1 0 -1 4 5 10। ऑर्डर भी दोनों का सेम होना चाहिए, इसका m इंटू n तो इसका भी ऑर्डर होना चाहिए m इंटू n। ये B लिखा हुआ था, सॉरी। कह रहा है दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ये है 2 इंटू 3, 2 रो 3 कॉलम। ये भी है 2 इंटू 3, 2 रो एंड 3 कॉलम। कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तभी उसे कहते हैं आइडेंटिकल इक्वल। कह रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब ये सब शर्तें पूरी हो, तब दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे। कुछ बात अगर इसमें से लिखित निचोड़ लें तो उसमें से पहला क्या होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट मस्ट बी सेम, और सेकंड में क्या लिख देंगे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट और रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर इक्वल। ये आ गया निकल के, ये तो समझा हुआ था, फिर भी मुझे लगा कि इसको नोट करवा दें ताकि जोर पड़ जाए बात पर और वो क्लियर वे में लिखा हुआ रहता है। कोई चीज़ नोट किया हुआ तो वो ज़्यादा केयर में रहता है। तो इक्वलिटी सीखे तो आसान था। अब कह रहा है कि इक्वलिटी के बाद जो हेडिंग लगाए हुए थे मेन इस वीडियो का कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें आता है एडिशन, सम निकालना। तो कह रहा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन पढ़े। अरे एडिशन में ऐसे समझें कि A इक्वल टू एलिमेंट्स को दर्शाए AI J। ये समझ चुके हैं कि I रो को दर्शाता है, J कॉलम को, तो एलिमेंट्स को AI J करके इस तरह दर्शाते हैं। B इक्वल टू BI J सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट। कह रहा है कि दोनों सेम ऑर्डर का है, A एंड B आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों एक ही ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो ऐसे में A प्लस बी डिफाइंड होगा, कितने के बराबर हो जाएगा, AI J प्लस BI J। पहले ऐसे लिख देते हैं और फिर जोड़ कर लिख दें AI J प्लस BI J, और ये जो है A प्लस बी का ऑर्डर ऑफ A प्लस बी इज सेम ऑफ A एंड B। कह रहा है कि A प्लस बी, A और B दोनों एक ऑर्डर का हो तभी हम जोड़ सकते हैं, और जोड़ के जो आएगा A प्लस बी उसका भी ऑर्डर वही होना चाहिए जो A का है या कहें जो B का है। और एक बार और बात और बताओ कि ये जो मैट्रिसेस चैप्टर है मैथमेटिक्स के बेसिक स्वभाव से थोड़ा सा हटके है। जैसे हम सेट थ्योरी पढ़ते थे 11th में, तो कह रहे सेट थ्योरी भी मैथमेटिक्स है, लेकिन क्या वो सामान्य अलजेब्रा जैसा क्या लगता है कि क्वेश्चन मिला APGP जैसा? बोले नहीं, APGP में है कि फ्रेश वे में न्यूमेरिकल मिलता है, अंक वैल्यू सब रखते हैं और कैलकुलेट करके आंसर लाते हैं। लेकिन ये सेट थ्योरी में वैसा नहीं होता है, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल बहुत सारा चीज़ बनता है। मैट्रिक्स में भी वही है कि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा, थ्योरी डिफिनीशन ये सब बहुत ज़्यादा है, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस उस तुलना में कम है। नॉर्मली सब में थ्योरी कम और क्वेश्चन ज़्यादा होता है, बट इसमें थ्योरी ही बहुत ज़्यादा है, और तब प्रैक्टिस भी है जो वो भी करें, बट थ्योरी बहुत विस्तृत है। तो कह रहा है कि इसमें कॉन्सेप्ट आपको एक क्लियर करके रखना है पढ़ करके। कह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स ले लिए AI J BI J तो जोड़ देंगे, तो ये दोनों जोड़ दिए एलिमेंट, क्लियर हो गया। ये दोनों का ऑर्डर A और B का सेम होना चाहिए, और जो जोड़ के आएगा उसका भी ऑर्डर वही होगा जो A और B का है। इसका प्रॉपर्टी लिखें,
कह रहा है कि मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू कर सकते हैं कितना, बी प्लस ए। इधर से हो गया ए आई जे प्लस बी जे आई, और ऐसे जोड़ें एल एच एस, आर एच एस में हो जाएगा पहले बी जे आई फिर ए आई जे। तो कह रहा है जोड़ करके तो दोनों सेम ही आएगा ना, ए आई जे प्लस बी जे आई, और इधर भी हो गया बी जे आई प्लस ए आई जे, ये जोड़ कर निकल कर आया यहाँ पर। सेकंड में हम लोग यहाँ करें, सेकंड में कह रहा है कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है मैट्रिक्स एडिशन में, तो लिख देंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव यानी कि पहले ए का एसोसिएशन बी से था, बाद में सी हो जोड़े, और फिर ए अलग और बी और सी का एसोसिएशन एक साथ। कह रहा है कि इसमें भी वैल्यू दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे, ए का यहाँ हो गया ए आई जे, बी का बी आई जे एक साथ था, और सी आई जे अलग है। इधर ए आई जे अलग, इधर हो गया बी आई जे प्लस सी आई जे बराबर कितना हो गया, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, दोनों तरफ सेम हो गया। तो ये कहा था कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। पहले ए का एसोसिएशन था बी से, अब बी का हो गया सी से, फिर भी दोनों तरफ वैल्यू क्या रह गया, सेम। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, संगठन का नियम। अब कह रहा है, कहते ये बहुत बार आता है इस कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, कि ए के बदले बी कर दें, बी के बदले फिर भी कोई वैल्यू पर प्रभाव ना पड़े। एसोसिएटिव लॉ, पहले एक बी के साथ दोस्ती था, अब बी का सी के साथ है, यानी एसोसिएशन, संगठन बदल रहा है, फिर भी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो उसे भी लिखता हूँ। देखते हैं कि एडिशन में एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। लोअर क्लास में पढ़े थे कि दो चीज़ जोड़कर जीरो आ जाए तो दोनों को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं एक दूसरे का। सेम चीज़ जो हाई स्कूल लेवल पे पढ़े थे हम, वही चीज़ यहाँ भी है। दो मैट्रिक्स जोड़कर अगर जीरो आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो दोनों मैट्रिक्स को कहते हैं इन्वर्स ऑफ ईच अदर है। उसी बात को लिख दिए कि इफ़ ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड a प्लस बी इक्वल टू 0, या कहें b प्लस ए इक्वल टू 0, देन a एंड b आर नोन एज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ए और जैसे a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लें 1 2 -3 0, और b इक्वल टू है -1 -2 3 0, दोनों जोड़ दिए प्लस b, जोड़कर 1 -1 0, 2 -2 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स आ गया। इस केस में ए और बी को क्या कहेंगे, ए एंड बी आर इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर। तो ए एंड बी लिखें। फिर कह रहा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करते हैं, जैसे कि तो ये लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव विथ
कांस्टेंट के इंटू ए प्लस बी अगर कहीं दे दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं के ए और प्लस के बी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा के ए और प्लस के बी, वे जहाँ पर क्या के क्या है, कोई कांस्टेंट है, स्केलर कांस्टेंट है, और वो रख के डिस्ट्रीब्यूट करें तो के ए प्लस के बी। मैट्रिक्स एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, तो यहाँ ज़ीरो को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब जिसके जोड़ने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सिक्स्थ है, कह रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी के बाद एक पढ़ते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसमें सीखते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू हो ए प्लस सी, तो हम ए और सी को काटेंगे नहीं, मनी मन हटा देंगे और बी बराबर क्या लिख देंगे, सी। कह रहा है कि भले काटे नहीं, हटा तो लेफ्ट वाला दोनों में से, तो इसीलिए नाम दे दिया गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। फिर उसी तरह से राइट कैंसिलेशन लॉ, तो कह रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी, बी कट जाएगा, ए इक्वल टू हो गया सी, तो कह रहा है कि इसमें राइट वाला को काट दिए, बी को काट दिए, तो इसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। एक और लास्ट सीखेंगे, कह रहा है कि फिर एक्स प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इक्वल टू माइनस ए इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन, और एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए। तो ए पढ़े एडिशन के नियम, कह रहा है कि एडिशन के प्रॉपर्टी कई बार अब इसमें यही सब सेक्शन जो चर्चा कर रहा था थोड़ा देर पहले कि बोरिंग बनाता है इस चैप्टर को थोड़ा सा, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, रूल्स है, जबकि डिटरमिनेंट सीधा इसका उल्टा था, वो काफ़ी मैथमेटिकल टाइप का था। लेकिन सीखते हैं वैल्यू सबका इक्वल है, और जो ज़्यादा खास करके लेंदी खिसे तो उसमें और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है, हमें मेहनत बढ़ाना पड़ता है, इंटरेस्ट कम है तो थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो देखते हैं आगे, एडिशन पढ़े, अब सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। अब सब्ट्रैक्शन समझते हैं, कह रहे हैं कि फिर ए एंड बी आर ए टू मैट्रिसेस, ए एंड बी आर ए टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, then a minus b is equal to aij ऐसे लिखते हैं, a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, दैट इज ए का कितना हो जाता है ए आई जे, और माइनस बी का हो गया माइनस बी आई जे, इक्वल टू ए आई जे और माइनस वी आई जे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन डिफाइंड करेंगे, एडिशन की तरह ही है, उसमें रिस्पेक्टिव एलिमेंट को जोड़ देते थे, इसमें रिस्पेक्टिव एलिमेंट को घटा देंगे। अगर कोई मैट्रिक्स दे दे ए 5 4 -9 3 1 7 और बी बराबर है 1 4 7 -1 3 5, तो कह रहा है कि घटा दीजिए, ए माइनस बी करिए, 5 - 1 4, 4 - 4 0, -9 -7 तो -2, 3 - -1 4, 1 - 3 और 7 - 5 2, तो ये आंसर निकल कर आया। रेस्पेक्टिव एलिमेंट को घटा दिए, बस यही हो गया, डिफरेंस है। अब सब्ट्रैक्शन के इस इवेंट के बाद लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ
मैट्रिक्स बाय अ स्केलर कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाइड बाई के कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं के से तो उसका प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है किससे, के से। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ लिए और इसको के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं A1 B1 A2 B2, तो कह रहा है कि इसमें के A1 हो जाएगा, के B1, के A2 और के B2, तो ए निकल गया। हर एक एलिमेंट में गुना हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर में ही हो। कह रहा है कि कोई भी टाइप का ले लें, A1 B1 C1 A2 B2 C2, और इसमें भी के से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2। तो कह रहा है जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वो प्रत्येक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये नहीं कि सिर्फ एक में रो में हुआ, जैसे डिटर्मिनेंट में होता था कि किसी एक रो में करते थे या किसी एक कॉलम में, जबकि इसमें जो है पूरे के पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप पूछ सकते हो सर सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी नहीं बताए, तो बोले जो एडिशन का प्रॉपर्टी है वो सब उसके में सब्ट्रैक्शन में भी वैलिड होगा। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो सारा चीज़ एडिटिव इन्वर्स, कैंसिलेशन लॉ सब वैलिड होगा, तो इसीलिए नहीं लिखे उसे। अब कह रहा है कि डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर को थोड़ा कंपेयर करके कुछ सीखते हैं। अगर एक डिटर्मिनेंट ऐसे लेते या मैट्रिक्स ही ले लें, पहले 3 नोड A11 12 13 21 22 23, और यहाँ हो गया 31 32 और 33, ऐसे ले लिए, ये मैट्रिक्स है। के से मल्टीप्लाई कर दें, यही करते हैं, के ए इक्वल टू, तो रूल अनुसार हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के से कर भी दे रहे हैं। अब इसका दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिखिए। इधर डिटर्मिनेंट लिखेंगे ए का तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट A11 12, जो है कॉपी कर दीजिए, और उधर अगर लिखें डिटर्मिनेंट इसका, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए लिखे बराबर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के A11 के A12 के A13 21 के A22, और ऐसे ही सारा उतारे। इसमें से जब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो पहला में से भी के कॉमन, सेकेंड रो में से भी, क्योंकि पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट में एक एक रो एक एक कॉलम से बारी बारी से कॉमन होता है, तो पहला से के, सेकेंड से भी के, थर्ड से भी के, और बाकी जो ये था ये बचा A11। अब उसको लिखते नहीं, कितना लिखते रहेंगे, आया कितना डिटर्मिनेंट के ए के क्यू, और ये जो आया वो है डिटर्मिनेंट ए। तो एक फॉर्मूला जैसा है बन गया। 3 ऑर्डर का था तो इतना लिखे, n ऑर्डर का रहता है यही तो ऐसे लिखते के इंटू ए इक्वल टू के n इंटू डिटर्मिनेंट ए, n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो
तो ये रूल बना। इस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल रहता है बनाने के लिए, जो डिटर्मिनेंट में भी आपको पढ़ाया था मैंने, कि अगर कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 जो स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2, देन डिटर्मिनेंट और 2a इक्वल टू कितना होगा। तो देखो अभी रूल के अनुसार पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट निकालिए तो k टू दी पावर n, k कितना है, यहाँ 2 दिया हुआ है वाला, तो 2 टू दी पावर n, n कितना है 4, ऑर्डर 4 लिखा हुआ था, इनटू डिटर्मिनेंट a 16 और इसका वैल्यू दिया हुआ था 2, तो ये टोटल आंसर आ गया निकल कर 32। तो इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाना रहता है कि जिसमें डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स दे दिया, उसका डिटर्मिनेंट दे दिया, अब उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएगा और स्केलर से मल्टीप्लाई करके पूछेगा कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल कर बताइए। सेम ही क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ऑर्डर यहाँ कर देते 3, इसका वैल्यू कर दिए 5 और यहाँ पर कर दिए 3a, तो अब कैसे निकालेंगे। तो कह रहा है k टू दी पावर n, k का कितना है 3 है, n भी कितना है, ऑर्डर भी कितना है 3 है, तो ये हो गया 27 और ये डिटर्मिनेंट a का हो गया कितना 5 है। तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा 27 इंटू 5, ये आंसर हो जाएगा इस केस में। तो ये चीज़ तो अब धीरे धीरे करके अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको, और इतना सीख करके अब आगे इसमें ये लेक्चर 1 ख़त्म हुआ यहाँ पर थ्योरी। अब इस पर न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।